Honorable Speaker, sir, I beg to lay on the table a copy of the following papers, Hindi and English version, under Section 6 of the Prasar Bharati Act 1990 for subsection 1. Under this, salaries, allowances and other condition of services of chairman, whole-time members and part-time members rules 2015, published in notification of number GSR 461E in Gazette of India dated 5 June 2019. Message from the upper chamber. Secretary General to report message from the upper chamber of the Youth Parliament. Sir, with your permission, I have to report the following message received from the Secretary of the Upper Chamber of the Youth Parliament. I am directed to enclose the copy of Transport, Tourism and Urban Development Bill 2019, which was passed by the Upper Chamber on its sitting held on 2nd of July 2019. Sir, I lay on the table of the House a copy of the bill as passed by the Upper Chamber of the Youth Parliament. Honorable members, I have to make an announcement. I have great pleasure in extending our great pleasure to our delegates of Diet. We have the member of House Representatives of Japan, Ms. Ishikawa, Deputy Speaker, Mr. Kawasaki, member of Diet, and Ms. Monichiba, member of Diet. The delegation arrived on 26th of November 2019. They are now seated in the special box. We wish them a happy stay in our country. We also convey warm greetings to the friendly people of Japan. I hope this visit help us in strengthening our ties with Japan. Now let us take up the calling attention motion. Ms. Tanya Mishra, call the attention of the concerned minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने से बहस छिड़ी है। आखिर इन बदले नियमों से फायदा किसे होगा? ऐसे में जब पहले से ही पुलिस कर्मियों द्वारा वसूली के मामले आम है, तब कहीं भ्रष्टाचार को और बढ़ावा तो नहीं मिलेगा? सवाल उठता है, क्या इसका दुरुपयोग नहीं होगा? क्या इससे भ्रष्टाचार के रास्ते और नहीं बढ़ जाएंगे? क्या इससे आम जन का कोई लाभ होगा या इसका सीधा सीधा लाभ पुलिस कर्मियों को मिलेगा, या फिर विभाग के खाते में रकम पहुंचने से सरकार का लाभ होगा? सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस भाविका प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी। हम सभी इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट। पर प्रश्न यह उठता है कि मोटर व्हीकल एक्ट है क्या? मोटर व्हीकल एक्ट यानी मोटरयान अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो सड़क परिवहन से संबंधित सभी नियमों का नियमन करता है। हमारे देश में हर साल 5 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और 3 लाख लोगों की मौत हो जाती है और 2 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। हमारे देश का 2% जीडीपी लॉस रोड एक्सीडेंट्स के कारण होता है। विश्व में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स में मरने वालों की संख्या भी हमारे देश में ही है, जिनमें ज्यादा से ज्यादा 18 से 35 वर्ष के युवा सम्मिलित हैं। क्या यह हमारे देश के लिए, उनके परिवारों के लिए बड़ा नुकसान नहीं है? दूसरी बात यह कि हमारे देश में 30% लाइसेंस बोगस है। लोग लाइसेंस भी नहीं लेते और सुनते भी नहीं। यह कानून के प्रति डर न होना। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि यह जो निर्णय लिया गया है, यह रेवेन्यू अर्न करने के लिए लिया गया निर्णय नहीं है, बल्कि मासूम लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए लिया गया निर्णय। माननीय अध्यक्ष महोदया, फिलहाल ही में एक घटना बहुत चर्चित हुई कि एक ट्रक चालक का हजारों का चालान काटा गया और हमारे विरोधी पक्ष ने कहा कि अरे भाई देखो, प्रधानमंत्री जी अपना खजाना भर रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ तथ्य जो विपक्ष ने सदन के पटल पर रखा, यह पूर्णतः गलत है। उस ट्रक चालक के पास ना तो लाइसेंस था, बल्कि लर्निंग लाइसेंस भी नहीं और
साथ लंबे चौड़े नियमों का उल्लंघन। अब इन तथ्यों पर कानून सख्त नहीं होगा तो किन तथ्यों पर सख्त होगा? अगर कोई ट्रक चालक आगे चलकर 20-30 लोगों को कुचल दे तो क्या उसका सारा बोझ हमारा विपक्ष उठाने को तैयार है? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हमें राजनीति करने के लिए कई मुद्दे मिलेंगे, परंतु इस मुद्दे पर राजनीति ना करें क्योंकि हम मासूम लोगों की जिंदगी का सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदया, अगर सभी नियमों का पालन करते हुए चले तो चालान का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर हम खुद ही अपनी जेब खाली करने का मौका नहीं देंगे तो कोई भी हमारी जेब क्यों काटे? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यह जो निर्णय लिया गया है वह सभी के लिए समान है। अगर आगे चलकर प्रधानमंत्री जी भी इस नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए तो उन्हें भी उन्हीं मापदंडों से गुजरना होगा जिससे एक आम जनता को गुजरना पड़े। तथा अंत में मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि इस निर्णय के परिणाम सुखद होंगे। धन्यवाद। Ms. Kanika to ask clarification question. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अब पूछना चाहती हूँ कि क्या जुर्माना राशि बढ़ाने से सड़क दुर्घटनाएं रुक जाएंगी या सरकार सड़कों की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी ध्यान देगी? Surface Transport Minister Ms. Bhavika, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी। अगर बात आती है सड़कों की तो कई सड़कें निर्माणाधीन हैं और कई सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है। धन्यवाद। Now let us take up the legislative business. Honorable Labour Minister to introduce the bill. Ma'am, I want to move for the leave to introduce the bill further to amend the Payment of Wages Act 1936. The question is that leave is to be granted to introduce a bill further to amend Payment of Wages Act 1936. Those who are in favor will say aye. Aye. Those who are against will say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, and the ayes have it. Leave is granted. Honorable Minister, please. Ma'am, I introduce the bill. Now the House will take up consideration of Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2019. Honorable Home Minister, please. Ma'am, I beg to move for leave to introduce a bill named as Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2019. Yes, you may. धन्यवाद सभापति महोदया। आज मैं सदन के सामने एक ऐतिहासिक बिल और संकल्प लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में एक लंबे रक्तपात का युग चला। इस युग के चलते तकरीबन 41,849 लोग मारे गए। आज मैं इस सदन में उन 41,849 लोगों को याद करना चाहूंगा। मैं हमारे भारतीय जनसंघ के प्रमुख राजनेता विद्वान श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी याद करना चाहूंगा, जिन्होंने 370 को हटाने के लिए अनेकों प्रयास किए। मैं जिस धारा 370 को हटाने की बात करने जा रहा हूं, उसके विरोध में मेरे विपक्षी नेता अनेकानेक तर्क देंगे, परंतु कोई ये नहीं सोच रहा है कि उसके हटने के बाद क्या फायदे होने वाले हैं। फायदे की बात कर रहे हैं? आप कितनी बेरोजगारी बढ़ी है जम्मू कश्मीर राज्य में जाके देखिए। यूं हमें गुमराह न करिए। आपने कितनी बेरोजगारी हटा दिया ये बता दीजिए। आपको कोई ना कोई हानि, आप बैठ जाइए, बताइए, आप बैठिए। साथियों, 1947 में देश का विभाजन हुआ। देश भर में पाकिस्तानियों से शरणार्थी आए। कुछ पंजाब गए, कुछ गुजरात गए और कुछ जम्मू और कश्मीर भी गए। जो व्यक्ति जम्मू और कश्मीर गया, उन्हें आज तक वहां की नागरिकता नहीं मिली और उन्हें वहां तक काउंसलर बनने की भी अनुमति नहीं। यह उनके साथ अन्याय नहीं तो क्या है? ये लोग कहते हैं कि 370 हट जाएगी तो कयामत आ जाएगी। 370 के कारण ही जम्मू और कश्मीर भारत से जुड़ा हुआ है। मैं कहता हूं कयामत तो उस दिन भी आई थी जिस दिन ये कांग्रेसियों ने 370 को लागू किया था। ये जो प्रावधान है किसी राज्य का सिर्फ 370 के संदर्भ में क्यों अन्य को नहीं मिला है? अगर मिला है आप सिर्फ 370 को हटाने क्या जम्मू और कश्मीर के अलावा एक ऐसा शहर बता दीजिए जहां आतंकवाद है। बता दीजिए आप, उसके बाद में आपके सवाल का जवाब दूंगा। छत्तीसगढ़ में आपने कितना आतंकवाद देखा ये बताइए। बताइए, अब क्यों मुंह बंद हो गया आपका? बताइए, सही लीजिए, आप जवाब करने का।
महोदया, मैं आपके माध्यम से देश की जनता और खासकर घाटी के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि इस 370 के कारण ही भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। गरीबी का भी कारण ये 370 ही है। 370 के कारण आतंकवाद ने पांव पसारे, लोगों के जानमाल का भी नुकसान हुआ। कश्मीरी पंडितों के पलायन का भी अहम कारण ये 370 ही है। तो मैं कहता हूं कि 370 दलित विरोधी, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली महिला विरोधी धारा है, इसको हटना ही चाहिए। आपने वहां की राज्य का गठन करना क्यों सही नहीं समझा? पूरा आप सुन लीजिए, उसके बाद आप प्रश्न पूछ सकती हैं। आपने 70 साल बहुत बोल चुके हैं, आप कृपया कर हमारी बात सुनिए। इस धारा से केवल 3 पार्टियों और उनसे जुड़े व्यक्तियों का भला हुआ है। हम जो भी पैसा केंद्र जो भी पैसा राज्य के कल्याण के लिए भेजती थी, उसे ये लोग रास्ते में ही गायब कर दिया करते थे और वहां पर आरटीआई सूचना का अधिकार का प्रयोग भी नहीं कर सकते। बताइए कितनी नाइंसाफी है। एक देश, 2 विधान, 2 संविधान। आइए इस कानून को समाप्त करें। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो लोग इस कानून की खिलाफत कर रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि कहीं वो पाकिस्तान की मदद तो नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। Miss Riya, may I please? To the medium of Honorable Speaker, ma'am, I want to oppose the minister by giving some facts that Kashmiris were not asked. 400 politicians, aides, separatists were under house arrest as well as turned into massive prison. Bifurcation of Jammu and Kashmir requires consent of elected assembly of the state. It cannot be just done by presidents or ministers' consent. No Kashmiri was consulted. We made them deaf, dumb, blind, and rendered them stateless, which is undemocratic. Mr. Srijan, please. Honorable Speaker, ma'am, with your permission, I would like to say that our government's decision of removing Article 370 to withdraw the special status from Jammu and Kashmir is constitutionally proper. पहले आप लोग ये दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा अभी तक है, फिर अब इस पैसे की स्टेटस क्यों लेगी? आप सियासी संघर्ष क्यों? प्लीज आप Jammu and Kashmir, the state laws of Jammu and Kashmir did not provide equal rights to women or property and prevented the child protection program. There are no laws on domestic violence, female representation in local bodies, and the right to education is all kept at bay. Discrimination against refugees is open. A provision intended to provide temporary comfort to the process of aligning with the rest of the nation was misused for many years. By doing so, it encouraged links between separatist politicians and terrorist groups sponsored by Pakistan. As minorities were driven out of the state in thousands, this polarized environment was exploited politically. Thank you. Miss Priyanshi, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस बिल का विरोध करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि सत्ता पक्ष ने संविधान द्वारा दिए गए वादे को तोड़ा है। सरकार ने जरूर अपने चुनावी घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 को हटाने का जो वादा किया था वो पूरा किया होगा, लेकिन अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में विफल रही है। महोदया, सत्ता पक्ष के लोग तो यह भी कह रहे हैं कि अवसर दिवाली मनाने का है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि अगर ऐसा ही है तो आखिर क्यों इन्होंने घाटी के लोगों को नजरबंद कर रखा है और क्यों उन्हें सरकार सेवाओं से वंचित कर रखा है? वे लोग अपने सेल फोन यूज नहीं कर सकते, वे अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, आखिर उनकी ऐसी क्या गलती है? महोदया, मैं इस बिल का विरोध करती हूँ क्योंकि ये मैं मानती हूँ कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाना और उसका बंटवारा करना बिल्कुल गलत है। मैं पूछना चाहती हूँ देश की सरकार से कि क्या वे घाटी का फैसला घाटी के बाहर के लोग की राय से करना चाहते हैं? महोदया, ये स्पेशल स्टेटस, ये विशेष अधिकार केवल जम्मू कश्मीर से क्यों हटाया गया है? आखिर क्यों नहीं इसे अन्य राज्यों से हटाया गया? मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर कब मुझे अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप की भूमि में जाने को मिलेगा बिना किसी अनुमति के, और आखिर कब मुझे हिमाचल प्रदेश की भूमि में 2 गज जमीन खरीदने को मिलेगी? मैं सरकार को बताना चाहती हूँ कि कल के दिन हमारे जम्मू के निवासी, जैसे कि वहाँ का डोगरा समाज जो कि कश्मीरी ब्राह्मण है, हमारे पंजाबी भाई से जरूर सवाल पूछेंगे। वो पूछना चाहेंगे कि आखिर क्यों वे पीर पंजाल और चेनाब घाटी में मुसलमानों के साथ रहे।
और मैं बता देना चाहती हूँ सरकार को कि कल के दिन अगर हमें जम्मू की सरजमीन पर कुछ देखने को मिलेगा तो वो होगा सिर्फ पलायन। आप धर्म की राजनीति करना बंद कीजिए। Miss Harshita, please. माननीय सभापति महोदया, मैं अपने विपक्षी साथी को इतना ही कहूंगी कि इन्हें आज भी जाति का नाम लेकर केवल राजनीति करना आता है। कृपया करके देश हित के बारे में सोच लीजिए। सभापति महोदया, सर्वप्रथम आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मुझे इस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने का मौका दिया। आज भारत के इतिहास में वो तारीख आई है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की लीडरशिप में कांग्रेस वालों ने जो गलती की थी उसका रेक्टिफिकेशन होने जा रहा है। और हम सब इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मुझे जानकर काफी खुशी हुई कि आज मेरे विपक्षी साथी कश्मीर, लेह, लद्दाख के लिए काफी चिंतित हैं। आज इन्हें वहां के लोगों के रहन सहन, विशेष संस्कृति और न जाने किन किन चीजों का ख्याल आ रहा है। तो मैं जरा जानना चाहती हूँ महोदया कि पिछले 70 सालों से कहाँ थे आप लोग? कौन सी नींद सो रहे थे आप लोग? महोदया, आज मैं यहाँ कश्मीर की बात नहीं करूंगी। वहाँ के हालात कुछ अलग हैं और उससे हम सब अवगत भी हैं। मैं बात करना चाहूंगी उस जमीन के टुकड़े की जहाँ से मुझे चुन के भेजा गया है, जिसे पिछले 70 सालों से किसी ने नहीं अपनाया, बिल्कुल फेंक के अलग रखा। जी, मैं बात कर रही हूँ लद्दाख की। और महोदया, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोग जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं या सिर्फ किताबें पढ़कर बोल रहे हैं? ये जो प्रावधान है किसी प्रावधान का सिर्फ ये तो करने के लिए Have patience and let us speak. मैं आप सभी को बता दूं कि लद्दाख ने पिछले 71 सालों से संघर्ष किया है और वह संघर्ष था केंद्र शासित प्रदेश के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए। हम शुरुआत से ही भारत देश का एक अटूट अंग बनना चाहते थे, जिसकी शुरुआत हमने 1948 में ही कर दी थी। लद्दाख के विदेश एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने उस समय की सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उस समय की सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं करी। उन्होंने जरा सी भी हमारी जरूरतों को समझने की कोशिश ही नहीं करी। और आज देखिए, कश्मीर के नीचे हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमारी पॉलिटिकल एस्पिरेशन को दबाया गया, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, यह सब जो लुप्त हुई है, उस सब की जिम्मेदार है कांग्रेस पार्टी और आर्टिकल 370। नहीं करना चाहिए कि हम भारत का देश होने की क्षमता रखी, सुनने की क्षमता सुनने की क्षमता रखें। अध्यक्ष जी, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महानुभावों की आभारी हूँ, जिन्होंने लद्दाख को भारत के साथ रहने की दिशा दी। उन्होंने हमें बताया कि हमें अपनी देश की सेवा के लिए तत्पर रहना है। चाहे तो इसका रेफरेंस आप हिस्ट्री में देख लीजिए, 1965 की जंग हो या 1971 की, या चाहे 1999 का करगिल ही हो, लद्दाख ने हमेशा ही अपना बलिदान दिया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है महोदया कि आज मेरे विपक्षी साथी यह बताने को आतुर हो रहे हैं कि आर्टिकल 370 के हटने से क्या क्या खोया जाएगा। तो मैं जरा बता दूं और स्पष्ट कर दूं कि और कुछ तो नहीं खोएगा, पर हाँ, 2 परिवार की रोजी रोटी खोएगी और इससे आगे शर्म होने वाला है। इससे शब्द से यह मालूम होता है कि महोदय